हेलो स्टूडेंट, परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। ये मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। जी हाँ छात्रों, ऐसी ही आधुनिक मीरा के नाम के जिसे जाना जाता है, ऐसी छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा का आज हम रेखा चित्र पढ़ेंगे। तो रेखा चित्र चैप्टर 12 रानी। जन्म है सन 1907 को और निधन है सन 1583 में। हिंदी साहित्य में कहने वाली, सहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नीव सृष्टि पर अनुकंपा वर्षण करने वाली छायावादी युग की अप्रितम रचनाकार। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा है, तो पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए हैं। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए, तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दस्तान सुनने वाली कवयित्री के रूप में पहचानी गई है। यहाँ पर महादेवी वर्मा का वो अपनी छायावादी प्रकृति में, यानी कि छायावादी कवयित्री, उसका हृदय कैसा है तो कि सहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील है, वो लागनीशील है। वह ऐसी ही छायावादी महादेवी वर्मा का रेखा चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। फर्रुखाबाद में, उत्तर प्रदेश में जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। विदुषी यानी कि विद्वान, पुरुषों के लिए विद्वान कहा जाता है और स्त्रियों के लिए विदुषी। और प्रगल्भा यानी कि प्रतिभाशाली नारी के रूप में उसका जन्म फर्रुखाबाद के उत्तर प्रदेश में जन्मी महादेवी अर्थ में एक विदुषी यानी कि विद्वान और प्रतिभाशाली नारी के रूप में हमारे सामने समग्र जीवन जी गई। मुख्यतः महादेवी कवयित्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार, रेखा चित्रकार के रूप में भी थी, परंतु एक रेखा चित्र गद्यकार की तरह ही हमारे सामने आ गई। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में अपने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, नीरजा, शौचगीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। यहाँ रानी नामक एक घोड़ी उनके 2 साथी निक्की और रोजी के साथ आई है। इस रेखा चित्र में लेखिका ने, महादेवी वर्मा ने, एक रानी नामक घोड़ी यानी कि उसके 2 साथी थे, निक्की और रोजी आई। सम्मिलित है कि जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया है। ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु, पंखी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। इस रेखा चित्र में महादेवी ने पशु पक्षियों से गहरा लगाव था। उन्होंने उसके संबंध में बड़ी मार्मिक संस्मरण लिखे हैं। प्रस्तुत रेखा चित्र में एक घोड़ी का है, उसका नाम रानी था। लेखिका को बचपन से ही, यानी कि महादेवी वर्मा को बचपन से ही पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। महादेवी ने रानी के साथ निक्की यानी कि नेवला और रोजी यानी कि कुतिया को भी नहीं भूली थी। महादेवी की सहृदयता और पशु पक्षियों के प्रति प्रेम इस रेखा चित्र में देखकर हमारा दिल छू जाता है। इस रेखा चित्र में महादेवी वर्मा का संदेश है कि भावी पीढ़ी को पशु पक्षियों के प्रति अपना दया भाव और प्रेम रखना चाहिए। हमें आजकल के युग में ज़्यादातर लोग दाना चुगने है के लिए रखते हैं और उसको
घर में रखते हैं तो ऐसे पशु और पंखी दोनों के बीच में लोगों की ऐसी आत्मीयता हो जाती है कि उसके बिना वो पल भर भी नहीं रह सकती है। ऐसी ही एक घटना आप सबको वो जान चुके हैं कि हम टीवी में न्यूज़ देखते थे जब सुशांत सिंह की डेथ हो गई। जब सुशांत सिंह डेथ हो गई तब उसके जो कुत्ते, उसका कुत्ता था जो उसने पाल रखा था, वो भी उसके फ़ोन से उसकी पिक्चर देख देख कर रोता था और उसके कपड़े को देख कर रोता था। तो पशु पक्षियों से हमें यहाँ पर हमें रखने पर पशु पक्षियों से हमें ऐसी आत्मीयता हो जाती है, ऐसा प्रेम दया भाव हो जाता है कि हम पल भर भी उसे बिछड़ने नहीं सकते और उसे दूर होने का हमें गम होता है। तो इस रेखा चित्र में महादेवी वर्मा ने भावी पीढ़ी को पशु पक्षियों के प्रति प्रेम और दया भावना कैसे रखे उसका चित्र अंकित किया है। सबसे पहले हम देखेंगे इस पाठ का सार। तो इस पाठ में क्या कहा गया है। तो लेखिका महादेवी वर्मा बचपन में इंदौर में रहती थी। वहाँ अंग्रेज बच्चों को गधे की सवारी करते देखकर उनको बहुत अचरज हुआ। उन्होंने सुना था कि गधे पर अपराधियों को ही बैठाया जाता है। तब उनके नौकर रामा ने उनकी शंका का समाधान किया। उसने कहा कि इन्हें विलायत में गधे पर बिठाने पर दंड देकर भारत भेजा गया है। महादेवी और घर के दूसरे बच्चों ने कहा, घोड़े पर बैठने का अधिकार हमें भी है, हम भी घोड़ा पर बैठेंगे। पिताजी ने पूछा, क्या सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? उसने प्रश्न किया उसके पिताजी ने। बैठते हैं। बच्चे की मांग पर रानी नाम की एक घोड़ी आ गई। उसके लिए छुट्टा नामक साइंस रखा गया। साइंस यानी कि जो उसकी देखभाल करता है, उसे खाना पिलाते हैं, उसको नहलाते हैं, उसे साइंस कहते हैं। घोड़ी के रखवाल का प्रबंध किया गया। रानी घोड़ी का पूरा नाम रानी यानी कि ताज रानी था। पहले तो ताज रानी को देखकर बच्चे को कुछ अधिक अच्छा नहीं लगा, किंतु फिर रानी के प्रति उनकी सहानुभूति हो गई। रानी बहुत सुंदर घोड़ी थी। उसके चमकदार रंग, चॉकलेटी रंग पर दृष्टि पड़ते ही फिसल जाती थी। उसका चॉकलेटी रंग, झूलता आयान, पारदर्शी जैसी आंखें, उजले दांत, लाल जीभ, गुलाबी होठ, मोरपींछ जैसी पूंछ, उसका शरीर सब कुछ उसका पूरा का पूरा शरीर हमें आकर्षक करता था। बच्चे रानी से हिलमिल गए। वे उसके शरीर पर खेलते, लिपटते, झूलते, उसके अयान में फूल खोजते। रानी उसकी मित्र बन गई थी। वह पैर पटकारकर या हिनहिनाकर बच्चों को अपने पास बुलाने लगी। जिन आदि खरीदकर घोड़ी पर सवार करने का इंतजार किया गया, किंतु बच्चे तो मनमानी करना चाहते थे। मनमानी किए बिना उन्हें संतोष नहीं होता था। एक दिन रानी की नंगी पीठ पर महादेवी बैठी। वे रानी का अयाल पकड़े थी। रानी इस तरह सवारी करने वालों को दुबली चाल में इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी, क्योंकि वह नंगी पीठ पर बैठने वाले बच्चों की कमजोरी जानती थी। नन्ही महादेवी रानी की पीठ पर ही थी कि उनकी भाई ने अपने हाथ से पतली संटी रानी के पैरों पर मार दी। बस फिर क्या जमीन पर गिर पड़ी। फिर तो कई दिनों तक उन्हें चारपाई पर लेटना पड़ा, किंतु इसके बावजूद रानी के प्रति महादेवी की आत्मीयता में कमी नहीं आ गई। नानी ने महादेवी के भाई के जन्मदिन पर शेर के मुंह वाले सोने के कड़े भेजे थे। बच्चों को रानी से प्रेम था। वे गए और कड़े रानी के कानों में पहना दिए। फिर बच्चे सब कुछ भूल गए। कड़े न देखकर शाम को पूछता उसके माता पिता ने पूछा, किंतु कड़े कड़े का कहीं पर पता नहीं था। एकाएक बाबूजी का ध्यान रानी की ओर गया। वह अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिना रही थी। बाबूजी ने कहा कि मिट्टी हटाने का आदेश दिया। वहीं से कड़े मिल गए। किसी ने खुदा खोदकर कड़े वहाँ छिपा दिए थे। रानी ने एक शिशु को जन्म दिया था। बच्चों ने पूछा, यह कहाँ था? जब रानी के
घोड़े ने एक शिशु को जन्म दिया तब वह उसके नौकर रामा से पूछता है कि यह कहाँ था। रामा ने बताया कि यह जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने पूछा, और भी है क्या उसके पेट में? और भी है। रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अब तो अबोध महादेवी सीख होने लगी। यह छोटे जीव कुछ काम धाम करते ही नहीं और चारा खाकर पेट में लेटे रहते हैं। बालिका महादेवी के भाई ने सुझाव दिया कि चाकू से रानी का पेट चीरकर अंदर रहे जीव को बाहर निकाला जाए, परंतु साग काटने का चाकू लाया तो महादेवी का साहस नहीं हुआ। एक समस्या और भी थी कि उनका ध्यान गया। पेट चीर डालने पर वह कैसे सुई डोरा से काम नहीं चलेगा। रामा के पास से सुझाव मिलना असंभव है कि जो हम रामा से पूछेंगे तो वह हमें अच्छी तरह नहीं बताएंगे, इसीलिए वह सुझाव व्यवहार में न लाया सका। शिशु बड़ा होने पर सब उनके साथ खेलने लगे और पेट में रहे जीव के प्रति उनका क्रोध शांत हो गया कि उसके शिशु के साथ देख रेख में ऐसा व्यवहार हो गया कि वह जो बात सोच रहे थे वो भूल गई। ये थी पूरी की पूरी रेखा चित्र यानी कि रानी की स्टोरी। अब हम देखेंगे चैप्टर। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। रियासत होने के कारण शानदार घोड़ों का और सवारों का आधिक्य था। रियासत यानी कि पेशेवर राज्य और आधिक्य यानी कि अधिकता। तो कि जहाँ पर पेशों का सबसे रियासत એટલે કે राज्य उसका कैपेबल उसके शानदार राज्य है इंदौर का। कि इंदौर कहाँ पर है तो कि मध्य प्रदेश राज्य का एक नगर है, उसकी जनसंख्या अधिक है और भारत के Tier 2 में इंदौर को स्थान दिया गया है। कि पैसे वाला यहाँ पर ये पैसे वाला राज्य है। तो कि इंदौर में मध्य प्रदेश राज्य का एक नगर है इंदौर, उसकी जनसंख्या अधिक है और भारत के Tier 2 में वह आता है। छोटे टट्टू या सफ़ेद गद्धों पर घूमते देखते हैं कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अंग्रेज बच्चों है वो घोड़ों पर पीठ पर बैठकर घूमते हैं। सफ़ेद टट्टू यानी कि गधे पर और घोड़े पर बैठकर वह सवारी करते हैं। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़कर देश निकाला देता था। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। जिज्ञासा यानी कि जिसे जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं जिज्ञासा, और समाधान यानी कि हल। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है क्योंकि यह वाहन नहीं है। विलायत यानी कि विदेश। यहाँ पर महादेवी वर्मा इसे कहते हैं कि इसके अंग्रेज बच्चों ने एक सफ़ेद टट्टू या गधे पर देखते हैं। वह उसके नौकर रामा से पूछता है कि क्या घूमते देखते हैं। तो रामा की कहानियों में राजा वो कहती है कि उसके नौकर से कहती है कि पहले के ज़माने में राजा कोई अपराधी दंड करे तो उसे गधे पर बैठा कर और उसे देश निकाला जाता है, देश से बाहर भेजा जाता है। रामा के पास जो हमें समाज जिज्ञासा थी जानने की, उसने कहा कि विलायत में वो हमें ऐसे कहते हैं कि गधे पर बैठना प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। वो उसके नौकर रामा से पूछती है कि वह क्या उसने कोई अपराध किया है, उसने कोई गुनाह किया है जो उसे गधे पर बैठकर यहाँ पर दंड मिला है। रामा के पास विलायत में गधे पर बैठने पर
कि दंड भेजा गया है, कि विलायत में कोई ऐसा वाहन नहीं था कि उसे दंड देकर यहाँ पर भेजा गया है। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र दिया, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी यह अधिकार मिलना चाहिए। वह लेखिका के महादेवी वर्मा कहाँ रहती है? तो कि इंदौर में रहती है। वहाँ अंग्रेज बच्चों को गधे की सवारी करते देखकर उनके बहुत अचरज होता है, उनके मन में प्रश्न होता है। और उन्हें सुना था कि गधे पर उसके नौकर ने उसे कहा था कि गधे पर तो उसे बिठाया जाता है जिसने कोई अपराध किया हो। पहले के ज़माने में राजा कोई अपराधियों को दंड देने के लिए उसको गधे पर बिठाकर देश निकाल यानी कि देश से वापस भेज देते हैं, देश के बाहर। तब उसके नौकर रामा ने उनकी शंका का समाधान किया और उसने कहा कि इन्हें विलायत में गधे पर बिठाने पर दंड देकर भारत भेजा गया है। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी से एक मौखिक पत्र यानी कि स्मृति पत्र दिया, मौखिक लिखा हुआ पत्र दिया। जबानी मौखिक यानी कि जबानी और स्मृति पत्र यानी कि याद दिलाने वाला। कि जबानी जो बाबूजी को हमें एक दिन ये पत्र जबानी देकर दिया कि उसे याद दिया जाए कि हमारे पास भी एक छोटा घोड़ा न होना चाहिए रहना, कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। कि सभी के पास घोड़ा है तो हमारे पास क्यों नहीं है? यदि अन्य बच्चों को घोड़े का बैठने का अधिकार है तो हमें भी यह अधिकार मिलना बैठोगे। तुम कहो कि 60 ठेलम ठाल यानी कि भीड़ भाड़ धक्का मुक्की के उपरांत मैंने अनुगाह होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठकर सजा दी जाती है। बाबूजी ने उसने कहा कि ये सब बच्चे हमें एक घोड़ा ले आओ, घोड़ा दे दो। तभी वह कहते हैं कि अन्य बच्चे यदि घोड़े पर बैठते हैं तो यह अधिकार हमें भी मिलना चाहिए। उसने बाबूजी से हंसते हुए पूछा कि तभी उसके बाबूजी ने हंसते हुए पूछा कि सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तो वो कहने लगे तुम कहो उसे ठेलम ठाल, उसे यानी कि अपनी बात दूसरे पर ठेल देते हैं, इसलिए ठेलम ठाल के रूप में अनुगार होकर उसने गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है। और गधे पर तो जिसे दंड दिया, हमें अगले पैराग्राफ में देखा कि जिसे पहले के ज़माने में कोई अपराधी महादेवी वर्मा को ऐसा लगता है कि जिसे दंड मिला हो वो ही गधे पर बैठते हैं, तो उसने वो गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठकर सजा दी जाती है। कि उस पर तो वही बैठ सकते हैं जो जिसे सजा मिली हो। पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं। वजस्त्र स्रोत यानी कि सदा बहने वाला प्रवाह। कि उसने कहा कि पता नहीं ज्ञान के वजह स्रोत ने रामा ने बाबूजी ने डांटा या नहीं, कि हमें पता नहीं कि बाबूजी ने उसके डांटा या नहीं डांटा। परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया। दरवाजा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने घूमने आदि की देखरेख के लिए एक छुट्टन नामक साइंस को रखा गया। साइंस यानी कि घोड़े की जो देखभाल करता है उसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उसकी देखभाल करते हैं, उसके खाने पीने घूमने की, उसके नहलाने की, मालिश करने की जो देखभाल करते हैं उसे साइंस, आप देख सकते हैं पिक्चर में, उसे साइंस कहते हैं। कि पता नहीं बाबूजी ने हमें जो डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा तो हमारे आंगन में एक चॉकलेटी रंग का टट्टू खड़ा था और बरामदे में बांधा हुआ था। बरामदा यानी कि आंगन का आगड़ का जो भाग होता है उसे। बरामदा तो घोड़े के लिए बनवा ही नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक दरवाज़ा भी, बाहर से जब टट्टू को अंदर ले आएंगे तब उसके दरवाज़ा भी लगाया गया
और उसकी मालिश करने, खाने पीने, घूमने और उसकी देखभाल करने के लिए एक छुट्टन नामक साइंस को भी रखा गया था। अब तो हम उस छोटे से टट्टू के बहुत प्रभावित और आकर्षित हैं। यहाँ पर आतंकित लिखा है, परंतु असल में वह आकर्षित है। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए ये न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहाँ ही नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तन नहीं हो सके। वो कहते हैं कि अब तो हम उसे छोटे टट्टू के साथ बहुत प्रभावित और आकर्षित हो गए थे। उसे चॉकलेटी रंग का ऐसा टट्टू देखकर आप देख सकते हैं पिक्चर में कि है हमारे तथा हमारे अन्य जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन, कि जो जीव हमारे नहीं कह सकते, क्योंकि वह हमें कभी भी डांट सकता था, फटकार सकता था और हमारी कान भी खींच सकता था। और उसके साथ हमारी ऐसी आत्मीयता हो गई थी कि वो हम उसे नौकर ही नहीं कह सकते थे। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है। हम सब 4-5 दिन उसके रुष्ट में और प्रसन्न, रुष्ट यानी कि रूठा और अप्रसन्न ही घूमते रहे। वह कहते हैं कि बाबूजी ने नौकरी नहीं रखा था और उसके निकी, जिसके हम रोजी और निकी के साथ कूदने के कष्ट में मुक्त हो सके। वो निजी और रोजी और निकी क्या था, तो कि उसकी ये 2 कुत्ते और बिल्ली थे, कि हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तन नहीं हो सके, जिसके लिए हम रोजी और निकी के साथ कूदने में कष्ट मुक्त हो सके, कुत्ते और बिल्ली के साथ। बाबूजी ने यह सुनकर भी यह टट्टू हमारी सवारी के लिए ही आया है। हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और प्रसन्न ही घूमते रहे। यहाँ तक हमने देखा था। आगे की रेखा चित्र हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।